सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हम क्लास 12th की फिजिक्स का आज से इसमें चैप्टर 10 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स। और इससे पहले हम लोग इसमें पढ़ रहे थे किरण प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स। तो इस वीडियो में हम लोग इसका पहले इंट्रोडक्शन करेंगे कि क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है, कैसे चीज़ों की शुरुआत हुई ये हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने प्रकाश को किरण माना था, और प्रकाश को किरण मानकर हम लोगों ने परावर्तन और अपवर्तन की घटनाओं पर रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस किया था। और इस चैप्टर में हमें प्रकाश को क्या मानना है, तरंग मानना है। तो पहले आखिर ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर ये प्रकाश के तरंग के गुण के बारे में आखिर पता हमें कैसे चला कि प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में चलता है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत होती है बेटा न्यूटन से। न्यूटन से इसकी शुरुआत होती है। न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? कड़ी का सिद्धांत। न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत। अब आपके सिलेबस से इस न्यूटन के कड़ी का सिद्धांत को क्या हुआ है, हटा दिया गया है। ठीक, लेकिन शुरुआत बेटा यहीं से हुई है। और जिस समय न्यूटन ने अपना कड़ी का सिद्धांत दिया था, उस समय बेटा फिजिक्स के क्षेत्र में न्यूटन का बहुत बड़ा नाम था बेटा। न्यूटन जो थे वो मैकेनिक्स जो फिजिक्स होती है हमारी, उसके बहुत बड़े इन्होंने बड़े बड़े अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, बड़ी बड़ी खोजें की थी। तो उस समय न्यूटन का बहुत बड़ा बेटा बोलबाला था। तो न्यूटन ने अपनी जो टांग थी बेटा प्रकाश के क्षेत्र में भी अड़ाना शुरू कर दिया, और उन्होंने एक अपना जो है सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत। मैं आपको सरल भाषा में बताऊं तो न्यूटन ने इस सिद्धांत में क्या बताया था। न्यूटन के अनुसार बेटा, इस सिद्धांत के अनुसार न्यूटन ने यह बताया था, जो प्रकाश होता है वो छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है। छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है। तो न्यूटन से किसी ने सवाल कर लिया, जब आप ये बोल रहे हो कि सूर्य का प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है और कितनी स्पीड से चलता है, तो न्यूटन ने बताया था प्रकाश की स्पीड से चलता है। कितनी होती है प्रकाश की स्पीड? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर इतनी स्पीड से कोई भी कण कहीं पर टकराएगा, जैसे हमारे सर पे बेटा प्रकाश पड़ रहा है, अगर हम इस सिद्धांत को सही मान लें, अगर कोई कण इतनी स्पीड से किसी भी वस्तु के ऊपर टकराएगा, तो वस्तु बेटा क्या होगी? टूट फूट जाएगी, है ना। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ऐसा। आप सोच सकते हो बेटा, ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड होती है। इतनी स्पीड से कोई सी भी चीज़, कितनी भी छोटी चीज़ जब टकराएगी तो बहुत तेज पड़ेगी। आपने देखा भी होगा, जब हम बेटा बाइक से जा रहे होते हैं तो कभी कभार कुछ छोटे मोटे कीड़े बेटा हमारे चेहरे के ऊपर आके लग जाते हैं, तो कितनी तेज पड़ता है वो कीड़ा। जबकि हमारी स्पीड कितनी होती है? 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर, और कीड़ा उड़ रहा होता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो उसके बाद भी इतना तेज पड़ता है और इतनी स्पीड से बेटा कितना भी हल्का कण होगा, जब ये टकराएगा तो उस चीज़ को बेटा तोड़ के रख देगा, है ना। लेकिन न्यूटन ने बेटा इसका भी जो था जवाब ढूंढ रखा था। न्यूटन को पता था कि मुझसे ये पूछा जाएगा कि जब प्रकाश में कण है तो इतनी स्पीड से टकराता है प्रकाश किसी चीज़ से, तो टूटती क्यों नहीं है। तो न्यूटन ने बेटा इसका भी सॉल्यूशन पहले से करके रखा था। न्यूटन ने ये बताया था कि कण है, लेकिन वो भारहीन कण है। कैसा कण है? भारहीन, मतलब ऐसा कण जिसका कोई भार ना हो। ठीक है, लेकिन बेटा न्यूटन के इस सिद्धांत में ज़्यादा कुछ साइंटिस्ट उस जमाने के जो थे, उन्होंने ज़्यादा बेटा दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। लेकिन न्यूटन ने बेटा अपने सिद्धांत की मदद से अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या कर दिए थे। बट हम इसी चैप्टर में बेटा डिस्कस करेंगे व्यतिकरण और विवर्तन, इनकी व्याख्या बेटा नहीं कर पाए थे ये। तो इनके सिद्धांत को बेटा क्या माना गया था? फेल माना गया था। अच्छा, हम एक चीज़ और भी सोच सकते हैं, जैसे कि हमारे घर में ट्यूबलाइट या बल्ब होता है, ठीक, उससे प्रकाश आ रहा है। अगर हम न्यूटन की बात को सही मान लें तो लगातार उसमें से बेटा क्या निकल रहे हैं? कण निकल रहे हैं। कण निकलते जाएंगे, उसका द्रव्यमान कम होता जाएगा, और लास्ट में बेटा उस ट्यूबलाइट को क्या होना चाहिए, या बल्ब को क्या होना चाहिए? खत्म हो जाना चाहिए। क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर न्यूटन का जो बेटा कड़ी का सिद्धांत था, इसको जो है वैलिड नहीं माना गया। और न्यूटन ने बेटा एक चीज़ और बताई थी,
जैसे हम लोग बेटा पढ़े थे कि विरल माध्यम में, कौन से माध्यम में, विरल माध्यम में। बेटा यहाँ ज़्यादा मैं अंदर जाके एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में ये नहीं है, ठीक है। विरल माध्यम में, विरल माध्यम में बेटा प्रकाश की चाल अब तक हम क्या पढ़ रहे थे, ज़्यादा होती है। क्या होती है बेटा, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है। और सघन माध्यम में बेटा प्रकाश की चाल कैसी होती है, क्या होती है बेटा, ये कम होती है। लेकिन न्यूटन ने इसका अपोजिट बताया था। अपोजिट बेटा क्या बताए थे, न्यूटन ने यह बताया था कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है जबकि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। ये किसने बताया था बेटा, न्यूटन ने बताया था, ठीक। लेकिन एक बेटा वैज्ञानिक आए थे, न्यूटन ने क्या बताया था कि न्यूटन ने बेटा क्या बताया था कि प्रकाश की चाल विरल माध्यम में क्या होती है, कम होती है, और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है। ये किसने बताया था, न्यूटन ने। जबकि एक वैज्ञानिक आए थे बेटा फोको नाम की, फोको, क्या नाम था वैज्ञानिक का, फोको। फोको नाम के बेटा एक वैज्ञानिक आए थे। फोको ने पूरा बेटा एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट की मदद से ये निष्कर्ष निकाला कि प्रकाश की जो चाल होती है वो विरल माध्यम में अधिक होती है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। तो फोको ने बेटा वाई एक्सपेरिमेंट निकाला था, एक्सपेरिमेंट किया था, पूरा प्रयोग किया था। और न्यूटन की बेटा ये थ्योरी थी, है ना। तो न्यूटन से बेटा, न्यूटन की जो थ्योरी थी और इनका जो एक्सपेरिमेंट था, फोको ने क्या करा बेटा, न्यूटन को गलत साबित कर दिया, ठीक है। और न्यूटन का बेटा जो कड़ी का सिद्धांत था वो यहीं पर बेटा क्या हो जाता है, ये समाप्त हो जाता है। उसके बाद बेटा एक वैज्ञानिक इसमें और आए थे जिनका नाम है बेटा हाइगेंस। क्या नाम है, हाइगेंस। क्या नाम है बेटा, हाइगेंस। हाइगेंस के बारे में समझते हैं। अच्छा, हाइगेंस जब न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत बेटा जब ये असफल हो गया था तब उसके बाद हाइगेंस आए थे, ठीक। और हाइगेंस ने बेटा क्या बताया था प्रकाश के बारे में, हाइगेंस ने ये बताया था कि किसी भी प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश आता है वो तरंगों के रूप में आता है। किसके रूप में आता है, तरंगों के रूप में आता है। अच्छा, उस समय में ये जो हम बेटा बातें कर रहे हैं ना, ये लगभग 1650 की लगभग बात है ये, ठीक है। उस समय तक केवल बेटा यांत्रिक तरंगों की खोज हुई थी। कौन सी तरंगों की, मैकेनिकल वेव्स, यांत्रिक तरंगों की खोज हुई थी, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं थी। कौन सी तरंगों के बारे में बेटा खोज हुई थी, केवल यांत्रिक तरंगों के बारे में। कौन सी तरंगे, जिस समय ये सब कुछ बातें चल रही थी बेटा उस समय तक केवल कौन सी तरंगे थी, यांत्रिक तरंगे। कौन सी तरंगे, यांत्रिक तरंगे। तो यांत्रिक तरंगों को ना बेटा एक जगह से दूसरी जगह चलने के लिए क्या चाहिए होता है, माध्यम चाहिए होता है। इन तरंगों को बेटा क्या चाहिए, माध्यम चाहिए। इन तरंगों को क्या चाहिए, माध्यम चाहिए। तो हाइगेंस हाइगेंस ने बताया कि जो सूर्य का प्रकाश है या किसी भी प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश निकलता है वो एक जगह से दूसरी जगह तरंगों के रूप में पहुंचता है। और उस समय तक बेटा केवल हमें यांत्रिक तरंगों के बारे में पता था, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में नहीं पता था। जो हम चैप्टर 8 में बेटा पढ़ के आए हैं उनके बारे में नहीं जानकारी थी। तो इनसे यह पूछा गया हाइगेंस से, जब ये यांत्रिक तरंगों के रूप में चलता है प्रकाश, तो इन तरंगों को चलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, माध्यम की जरूरत पड़ती है। माध्यम बोले तो पानी हो, हवा हो, कुछ भी होना चाहिए, मतलब माध्यम होना चाहिए, तब ये तरंगें बेटा गमन कर पाएंगी, अन्यथा गमन नहीं करेंगी, ठीक है। तो हाइगेंस से ये पूछा गया, ये बताइए जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है धरती तक, हमारे यहाँ धरती के आसपास तो क्या है बेटा, माध्यम है, हवा है। लेकिन जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आ रहा है, बीच में निर्वात पड़ता है, बीच में निर्वात है। निर्वात क्या होता है, जहां कुछ नहीं हो। तो वहां से यहां तक प्रकाश कैसे आ रहा है फिर, अगर आप ये बता रहे हो ये तरंग यांत्रिक तरंगों के रूप में चल रहा है ना। तो हाइगेंस ने बेटा ये बताया था, देखो ये बात आपकी सही है कि यांत्रिक तरंगों के रूप में चलता है प्रकाश, इसको माध्यम की आवश्यकता है। सूर्य का प्रकाश यहां तक आ रहा है। उन्होंने ये बताया था हाइगेंस ने कि निर्वात नाम की कोई चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। किसने बताया था ये, हाइगेंस ने। क्या बताया था हाइगेंस ने, कि निर्वात नाम की कोई भी चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है, इस दुनिया में वजूद नहीं रखती है निर्वात। जबकि निर्वात क्या होता है, मतलब एक ऐसी जगह जहां पर कोई भी माध्यम उपस्थित
ना हो। लेकिन हाइगेंस ने क्या बताया था कि निर्वात नाम की कोई चीज नहीं होती है। जब निर्वात नाम की कोई चीज नहीं होती है तो है क्या वहां पर, माध्यम क्या है? तो हाइगेंस ने एक ऐसे बेटा काल्पनिक माध्यम के बारे में बताया था, एक ऐसे काल्पनिक माध्यम के बारे में बताया था, और यह बताया उन्होंने कि वो जो माध्यम है, और उस माध्यम का उन्होंने बेटा नाम बताया था क्या? ईथर। क्या नाम बताया था? ईथर। बेटा ये वो वाला ईथर नहीं जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है? एक ईथर हम बेटा ये वाला पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, RCOR वाला। ये वो वाला ईथर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है? ये केमिस्ट्री वाले ईथर की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर जो हाइगेंस ने जो माध्यम माना था वो कौन सा माध्यम माना था? ईथर। और ये बेटा एक कैसा माध्यम था? एक काल्पनिक माध्यम। काल्पनिक माध्यम कैसा माध्यम था बेटा? ये एक काल्पनिक माध्यम। और इसके बारे में हाइगेंस ने ये बताया था, ये एक ऐसा माध्यम है जो ब्रह्मांड के प्रत्येक कण में क्या है? मौजूद है। क्या बताए थे ये? ईथर जो है वो ब्रह्मांड के अंदर, यूनिवर्स के अंदर जो भी कोई वस्तु है उस वस्तु के अंदर ईथर माध्यम मौजूद है। तो साइंटिस्टों ने फिर इनसे सवाल कर दिया कि इस माध्यम में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उसके बारे में समझाओ। तो हाइगेंस ने बेटा उसका भी सॉल्यूशन पहले से कर रखा था। हाइगेंस ने यह बताया कि आप बताओ कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आप बताएं कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो हाइगेंस ने बेटा इस ईथर माध्यम को बेटा एक ऐसा माध्यम माना है जिसमें तमाम प्रकार की प्रॉपर्टीज बेटा क्या होती हैं? मौजूद होती हैं। मतलब इसकी डेंसिटी बेटा कम होती है और प्रत्यास्थता सबसे ज्यादा होती है। प्रत्यास्थता का मतलब होता है किसी भी चीज को खींचने की क्षमता, ठीक है? तो यहीं से बेटा हमारा चैप्टर जो है शुरुआत होता है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे किसका सिद्धांत? हाइगेंस का सिद्धांत। लेकिन बेटा अगर हम आज की डेट की यहां पर बात करें तो आज की डेट में हमारा ये हाइगेंस का सिद्धांत भी बेटा क्या हो चुका है? गलत हो चुका है। अब सोचने वाली बात यह है, जब सब कुछ गलत है तो हम ये पढ़ क्यों रहे हैं? बेटा एक चीज याद रखिएगा, हम लोग साइंस के अंदर पहले ये समझते हैं कि चीजों की शुरुआत कहां से हुई थी, ठीक है? क्योंकि हम लोग ना गलती करके ही बेटा आगे बढ़ते हैं। न्यूटन ने गलती की, उसको सुधारा बेटा हाइगेंस ने, ठीक? अब हाइगेंस भी बेटा आज की डेट में हम गलत पढ़ रहे हैं। तो समय समय पर बेटा क्या होते हैं, इनकी रिसर्च होती रहती है, ठीक? तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम न्यू रिसर्च करेंगे और पुराने वाले को भूल जाएंगे। पुराने वाले को भी बेटा उतनी अहमियत दी जाएगी। होता क्या है बेटा, हम पुराने वाले को नहीं भूलते हैं क्योंकि पुराने वाले ने बेटा उस चीज के बारे में सोचने पे हमें क्या कर दिया? मजबूर किया। अगर वो सोच नहीं बनाता, एक थॉट नहीं लाता, तो हम यहां तक शायद नहीं पहुंच पाते, ठीक है? तो हम लोग इसमें बेटा सबसे पहले डिस्कस करेंगे हाइगेंस का सिद्धांत। आई होप बेटा आपकी समझ में आया होगा। और एक बेटा सबसे खास बात ये, न्यूटन के हिसाब से बेटा प्रकाश किसके रूप में चलता है? कणों के रूप में चलता है। हाइगेंस के हिसाब से बेटा प्रकाश किसके रूप में चलता है? तरंग के रूप में चलता है ना? लेकिन अगर हम बेटा बात करें हाइगेंस के अगर हम सिद्धांत की बेटा बात करें तो हमारा प्रकाश किसके रूप में चल रहा है? तरंग के रूप में चल रहा है। तो इसकी मदद से हम लोग बेटा क्या क्या पढ़ सकते हैं? तरंग के, अगर प्रकाश को हम अगर तरंग मान रहे हैं तो हम व्यतिकरण पढ़ सकते हैं, जो कि हमें इसी चैप्टर में डिस्कस करना है। विवर्तन भी पढ़ सकते हैं, ध्रुवण भी पढ़ सकते हैं, अपवर्तन भी पढ़ सकते हैं और परावर्तन भी पढ़ सकते हैं। ये सारी घटनाएं हम लोग प्रकाश को तरंग मान के पढ़ सकते हैं। लेकिन बेटा अगर आपने प्रकाश को तरंग माना, आगे बेटा हमें इसमें दो घटनाएं पढ़नी है, क्रॉम्पटन प्रभाव और एक प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इन दोनों घटनाओं को बेटा आप प्रकाश को तरंग मान के नहीं पढ़ सकते हैं, वहां बेटा प्रकाश को हमें कण मानना पड़ता है, ठीक है? तो आज तक इससे बेटा निष्कर्ष ये निकल रहा है कि आज तक ये किसी को पता नहीं चल पाया है कि एक्चुअल में प्रकाश है क्या। समझ रहे हैं? यही सोच के साथ साथ बेटा हाइगेंस भी खत्म हो गए, न्यूटन भी मर गए, ठीक है? आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक बेटा मर गए। लेकिन आज तक किसी को यह पता नहीं चल पाया कि एक्चुअल में प्रकाश है क्या। कण है प्रकाश के, तरंग है कि किरण है कि है क्या, ठीक है? तो आई होप बेटा आपकी ये हिस्ट्री जो है समझ में आई होगी, ठीक है? हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। इसमें बेटा ये कुछ ऐसा भी नोट करने लायक इसमें नहीं है, ये केवल हिस्ट्री थी जो हमें समझनी थी बेटा, ठीक है? और एक चीज और, यांत्रिक तरंगें जो यहाँ पर बेटा हाइगेंस ने मानी थी, वो मानी थी बेटा अनुदैर्घ्य। कौन सी तरंगे? अनुदैर्घ्य तरंगे।
और इसी चैप्टर में बेटा हम लोग एक घटना पढ़ेंगे ध्रुवण। वहां पर बेटा ध्रुवण में क्या होता है, प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रॉपर्टीज को हम लोग सिद्ध करेंगे। किसको करेंगे, अनुप्रस्थ। और यहां पर हमें प्रकाश को क्या मानना है, तरंग कौन सी वाली माननी है, अनुदैर्घ्य। चाहे बेटा अनुप्रस्थ हो चाहे अनुदैर्घ्य हो, दोनों की दोनों तरंगें बेटा हमारी यांत्रिक में आती हैं, जिसको चलने के लिए माध्यम चाहिए। और माध्यम बेटा हाइगेंस ने क्या माना था, ईथर माना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग, इसमें हिस्ट्री इसकी हो चुकी है। तो यहां से हमारे इस चैप्टर की शुरुआत होती है, जिसमें हमें पढ़ना है बेटा हाइगेंस का सिद्धांत। ठीक, और ये केवल बेटा अभी एक भूमिका है। आगे हम लोग हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत बेटा पढ़ेंगे, वो बेटा एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये केवल भूमिका है कि कैसे शुरुआत बेटा की थी हाइगेंस ने। ठीक, तो क्या था बेटा, ये हाइगेंस के अनुसार प्रकाश यांत्रिक तरंगों के रूप में चलता है, और इन तरंगों को चलने के लिए बेटा किसकी जरूरत पड़ती है, माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हाइगेंस ने ईथर माध्यम कहा। यह माध्यम हाइगेंस के अनुसार यूनिवर्स के प्रत्येक कण में है, और ये जो बेटा माध्यम है इसका घनत्व कम, और जो इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी प्रत्यास्था का जो गुण है वो बेटा कैसा है, इसमें सबसे ज़्यादा है। ठीक, तो ये बेटा हाइगेंस ने कैसे चीज़ों की शुरुआत की थी, ये वो बेटा यहाँ पर हमने देखा था। अब हमारा चैप्टर बेटा स्टार्ट होगा इसके अंदर, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे तरंग गाग्र। कि तरंग गाग्र क्या होता है, जिसको बेटा बताया था हाइगेंस ने। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसमें तरंग गाग्र के बारे में। इसमें हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत पढ़ने से पहले हमें इसमें समझना पड़ेगा कि इसमें तरंग गाग्र किसे कहते हैं। ठीक है, तरंग गाग्र इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेव फ्रंट। ठीक, देखिए तरंगाग्र का क्या मतलब होता है, मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में यहाँ समझा रहा हूँ। जैसे पानी होता है अपने पास, ठीक है, शांत जल है, और शांत जल में हमने क्या किया, एक छोटा सा पत्थर डाल दिया। ठीक, तो होगा क्या, जैसे ही पत्थर पड़ेगा, जैसे ये यहाँ पर पत्थर पड़ा, तो यहाँ से क्या होता है, जहाँ हम पत्थर मारते हैं शांत जल में, रुके हुए पानी में पत्थर मारते हैं, जिस जगह हम पत्थर मारते हैं यहां से क्या होती हैं, सभी दिशाओं में तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं। यहां से तरंगें क्या हो जाती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं, और देखते देखते जो पूरा माध्यम होता है हमारा क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक, तो तरंगाग्र क्या होता है, जैसे अब यहां पर हमने पत्थर मारा है, तो इसको हम इसको क्या बोलेंगे, तरंग स्रोत। तरंग स्रोत का मतलब होता है कि यहां से हमारी क्या उत्पन्न होंगी, तरंगें उत्पन्न होंगी। ठीक है, अगर हम इस तरंग स्रोत के जो मतलब इस माध्यम में जो भी कण होंगे, क्या होंगे, कण होंगे। जैसे हम सपोज करो ये वाले बेटा कण हैं, ये क्या है, माध्यम के ये कण हैं। ये कैसे कण है पता है, ये बेटा कंपन कर रहे हैं हमारे समान कला में, क्या कर रहे हैं बेटा, ये समान कला में कंपन, क्या कर रहे हैं बेटा, ये समान कला में कंपन कर रहे हैं। तो किसी भी माध्यम के चारों ओर ये जो कण दिख रहे हैं ना बेटा आपको, चारों ओर का मेरा मतलब है ये सभी दिशाओं में होंगे, सभी तरफ होंगे, ये इधर भी होंगे, इधर भी होंगे, सभी दिशाओं में होंगे ये। ठीक, सभी दिशाओं में होंगे। ये कौन से कण है बेटा, समान कला में कंपन कर रहे हैं ये वाले कण। समान कला में कंपन का मतलब क्या होता है, जैसे आप ऐसे ऐसे समझ लो, ये अपने दो कण हैं। ठीक, तो समान कला का मतलब ये होता है कि ये बिल्कुल अपनी मूल अवस्था से क्या करें, एक साथ क्या करें, कंपन करें एक साथ। तो इनको हम क्या बोलेंगे, समान कला में। देखिए यहाँ पर दो कण हैं, आप ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पर तीन कण हैं, तो ये तीनों कण क्या कर रहे हैं, एक समान कंपन कर रहे हैं। ये मतलब जितने समय में ये वाला कण, जितने समय में तीनों क्या हो रहे हैं बेटा, एक साथ ऊपर एक साथ नीचे, एक साथ क्या कर रहे हैं, ये लोग आगे पीछे हो रहे हैं। ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, समान कला में कंपन। अच्छा, असमान कला में क्या होते हैं, जैसे एक कण क्या हुआ, पहले कूद गया, वो बाद में आया फिर। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, थोड़ा सा समय में अंतराल अगर हो जाता है तो फिर वो एक समान कंपन नहीं होता है। ठीक है, यहां पर हम बेटा क्या मानते हैं कि किसी भी तरंग स्रोत के चारों ओर खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ, हम क्या करेंगे बेटा, ये जो कण है ना, किसी भी माध्यम के चारों ओर खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ जिसमें उपस्थित माध्यम के प्रत्येक कण समान कला में बेटा क्या करते हैं, कंपन। कंपन का मतलब होता है वाइब्रेशन, वाइब्रेट करना, हलचल करना। तो हलचल इसमें क्या होगी बेटा,
समान होगी, समान। ऐसा नहीं कोई पहले कूद गया कोई बाद में कूद रहा है, कोई 1 घंटे बाद कूद रहा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक, तो क्या होंगे बेटा, वो एक साथ आगे बढ़ रहे होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, तरंगाग्र। तो किसी भी माध्यम के चारों ओर, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो, किसी तरंग स्रोत के चारों ओर खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ जिसमें उपस्थित माध्यम के प्रत्येक कण क्या क्या करते हैं बेटा, एक समान कला में कंपन करते हैं, उस तल को बेटा क्या बोला जाता है, तरंगाग्र। ठीक, क्या बोलते हैं उसको, तरंगाग्र। और ये 3 प्रकार के होते हैं बेटा तरंगाग्र। पहले तरंगाग्र समझते हैं कि तरंगाग्र क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर हम लोग इसके तीनों के तीनों बेटा टाइप यहां पर डिस्कस करेंगे। तो तरंगाग्र बेटा क्या होता है, किसी तरंग स्रोत के, या आप इसमें ऐसे बोल, तरंग स्रोत का मतलब होता है जहां से तरंगे क्या होंगी, उत्पन्न होंगी। यहां पानी में आप पत्थर मारोगे तो यहीं से बेटा हलचल उत्पन्न होगी तरंगों के रूप में। ठीक है तो जिस जगह पर माध्यम के कण बेटा क्या होंगे, एक समान रूप से कंपन कर रहे होंगे, अगर हम उन सभी कणों को बेटा आपस में मिला के एक पृष्ठ बना दें, तो जो वो पृष्ठ बनेगा, जो वो प्लेन बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, तरंगाग्र। तो किसी भी माध्यम के चारों ओर खींचा गया, या किसी भी तरंग स्रोत के चारों ओर खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ जिसमें उपस्थित माध्यम के प्रत्येक कण एक समान रूप से कंपन करते हैं, उस तल को बेटा क्या बोला जाता है, उस पृष्ठ को क्या बोला जाता है, तरंगाग्र। ठीक, आगे की जानकारियां बेटा हम बाद में लेंगे, पहले इतना इसमें लिख लेते हैं कि तरंगाग्र क्या होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग इस तरंगाग्र की परिभाषा लिख लेंगे। ठीक, तो इसमें लिखा है किसी माध्यम में कोई तरंग संचरित हो रही हो। बेटा किसी माध्यम में तरंगाग्र जब भी उत्पन्न होगा जब बेटा तरंग क्या हो रही होगी, संचरित हो रही होगी, तरंग क्या हो रही होगी, आगे बढ़ रही होगी, उत्पन्न हो रही होगी, संचरित हो रही हो। यदि हम कोई ऐसा पृष्ठ खींचें जिसमें स्थित कण बेटा क्या हो, एक समान रूप से कंपन कर रहे हो, तो उसको हम बेटा उस तल को क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, उस पृष्ठ को हम लोग क्या बोलेंगे, तरंगाग्र। और इसमें बेटा ये याद रखना है, जो एक समान माध्यम होगा, एक समान जो बेटा माध्यम होगा, उसमें जो तरंगाग्र और तरंग संचरण की जो दिशा होगी वो बेटा हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर एक दूसरे के 90 डिग्री पर। ठीक है, अब हम इसके क्या कर लेते हैं, इसके तरंगाग्र के प्रकार की बात कर लेते हैं। 3 प्रकार के होते हैं बेटा तरंगाग्र हमारे। ठीक है, तो पहले आप ये नोट करेंगे, इसके बाद हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे तरंगाग्र के प्रकार। इसमें डिस्कस कर लेते हैं तरंगाग्र के प्रकार। ठीक, 3 प्रकार के होते हैं अपने तरंगाग्र। सबसे पहला गोलीय तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र। ठीक, देखिए गोलीय तरंगाग्र क्या होगा, जब हमारा कोई तरंग स्रोत, जब कोई बिंदु स्रोत होता है, कैसा होता है ये, बिंदु स्रोत होता है। तरंग स्रोत हमारा कैसा हो, एक बिंदु हो। अब यहां से बेटा जो तरंगें उत्पन्न होंगी ना, इसका जो तरंगाग्र बनेगा वो बेटा कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, ये ऐसा बेटा कुछ बनेगा। ये कैसा बनेगा, हमेशा एक गोला बनेगा। ऐसा नहीं है बेटा कि इसी तल में होंगे ये कण, ये कण क्या होंगे बेटा, सभी तरफ होंगे। कहां पर होंगे ये कण, सभी तरफ होंगे। तो ये कैसा बेटा तरंगाग्र है, एक ये गोलीय तरंगाग्र है। तो जब हमारा तरंग स्रोत एक बिंदु होता है, मतलब जब किसी बिंदु स्रोत से तरंगे चलती हैं, तब उसका जो तरंगाग्र होता है वो कैसा होता है, हमारा गोलीय तरंगाग्र। कैसा होगा, गोलीय तरंगाग्र। जब कोई बिंदु तरंग स्रोत, बिंदु तरंग स्रोत तरंग संचरित करता है, संचरित करता है, तो उसका तरंगाग्र गोलाकार होता है, गोलीय होता है। कैसा होता है, गोलीय होता है। तो इसमें बेटा कैसा होगा, ये गोलीय होगा। यहाँ से जो भी तरंगे बेटा उत्पन्न होंगे, अगर जितने भी कण जो समान कला में कंपन कर रहे हैं उनको मिलाता हुआ जब हम एक पृष्ठ बनाएंगे तो एक गोला बेटा हमको मिलेगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गोलीय तरंगाग्र। दूसरा होता है अपने इसमें, दूसरा हमारा इसमें होता है
समतल तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र कैसा होता है? जब हमारे तरंगे काफ़ी दूर से आ रही होती हैं, अनंत से आ रही होती हैं, जैसे ये तरंगे आ रही हैं बेटा इस टाइप से, तो यहाँ पर बेटा जो इसका पृष्ठ बनेगा, यहाँ पर इसका जो तरंगाग्र मिलेगा बेटा कुछ इस टाइप का बनेगा, एक समतल के रूप में। कैसा बनेगा? एक समतल के रूप में बनेगा, ठीक। और तरंगाग्र और तरंग संचरण की जो बेटा दिशा होगी वो हमेशा बेटा कैसी होगी? एक दूसरे पर लंबवत होगी, अगर हमारा माध्यम सेम है तब, ठीक। तो समतल तरंगाग्र क्या होता है? जब तरंगे बेटा क्या होती हैं? अनंत से आ रही होती हैं, तो उनका जो तरंगाग्र होता है बेटा कैसा होता है? समतल होता है। जब तरंगे अनंत से आ रही होती हैं तो उसका तरंगाग्र कैसा होता है बेटा? समतल होता है। कैसा होता है? समतल होता है। नंबर 3 बेटा हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे बेलनाकार तरंगाग्र। कैसा? बेलनाकार तरंगाग्र। बेलनाकार तरंगाग्र। बेलनाकार बेटा कैसा होगा? जब हमारा बेटा तरंग स्रोत कैसा हो? जब हमारा तरंग स्रोत बेटा कैसा होता है? एक सीधी रेखा होता है। क्या होता है? जब हमारा तरंग स्रोत बेटा क्या हो? एक स्ट्रेट लाइन हो, तब यहां से बेटा जो तरंगाग्र हमारा बनेगा वो एक बेलन की तरह बनेगा, कुछ बेटा इस टाइप से। इसको हम ऐसे मिलाएंगे तो कैसा बनेगा बेटा इसका तरंगाग्र? एक बेलनाकार। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? बेलनाकार तरंगाग्र। अब आप समझ सकते हो बेटा, यहाँ से तरंगे इस तरफ निकलेंगी, इस तरफ निकलेंगी, है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? इनको मिलाते हुए जो कण हमारे समान कला में कंपन कर रहे होंगे, उनको जब हम मिलाएंगे तो कैसा बनेगा बेटा? एक बेलन बनेगा। तो उसी को हम बोलेंगे बेलनाकार तरंगाग्र। ये जब ही बनेगा जब हमारा तरंग स्रोत बेटा कैसा होगा? एक सीधी रेखा में होगा। तो जब तरंग स्रोत एक सीधी रेखा के रूप में होता है, एक सीधी रेखा के रूप में होता है, सीधी रेखा के रूप में होता है, तो उसका तरंगाग्र बेलनाकार होता है। बेलनाकार होता है, ठीक है। कैसा होगा फिर उसका तरंगाग्र? बेलनाकार होगा, ठीक। तो ये 3 प्रकार के बेटा तरंगाग्र होते हैं। अगर कोई हमारा बिंदु स्रोत होगा तो उससे जो तरंगे चलेंगी बेटा वो सभी डायरेक्शंस में चलेंगी। तो जो हमें समान कला में जो कण मिलेंगे उनको जो हम आपस में एक मिलाते हुआ पृष्ठ बनाएंगे तो बेटा एक वो हमें गोले की तरह दिखेगा, इसलिए गोलीय तरंगाग्र हो गया हमारा वो, ठीक है। अगर हम बेटा बात करें यहाँ पर समतल तरंगाग्र की, तो समतल का मतलब होता है प्लेन। तो प्लेन बेटा जब ही बन सकता है जब हमें तरंगे कहाँ से आ रही हो? अनंत से आ रही हो, ठीक है। तो कुछ ऐसा बेटा प्लेन बनेगा। और अगर बेलनाकार तरंगाग्र बेटा कब बनेगा? जब हमारा तरंग स्रोत क्या होगा? एक सीधी रेखा के रूप में होगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हो बेटा, यहाँ से जैसे आप ये समझिए, इसके ये हमारा तरंगाग्र है, ये हमारा तरंग स्रोत है। तब यहाँ से तरंगे निकलेंगी तो यहाँ से भी निकलेंगी, इधर भी निकलेंगी, इधर भी निकलेंगी, इधर भी निकलेंगी। तब यहाँ से हम क्या करेंगे? जो कण हमारे समान कला में कंपन कर रहे हैं चारों तरफ से, जब हम उनको मिलाता हुआ एक ये पृष्ठ बनाएंगे तो ये क्या बनेगा बेटा? इसके चारों ओर एक बेलन बनेगा। क्या बनेगा? एक बेलन बनेगा। अब आप सपोज करिए बेटा यहाँ अनंत से समांतर ही आ रही हैं तरंगे। अब हम इनको मिलाएंगे ना आपस में, तो इनको मिलाएंगे तो बेटा क्या बनेगा? ये आपका क्या बनेगा? एक आपका समतल बनेगा ये, ठीक है। तो ये समझ में बेटा आ गया होगा, ठीक। अब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे बेटा हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, जो कि एग्जामिनेशन के लिए बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले उसको अच्छे से समझेंगे, फिर हम लोग उसमें लिख लेंगे, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। तो आपको याद हो हाइगेंस ने बेटा क्या बताया था कि जो प्रकाश है वो तरंगों के रूप में चलता है, और कौन सी तरंगों के रूप में? यांत्रिक तरंगों के रूप में, ठीक। और यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए बेटा हमें माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, और उस माध्यम को हाइगेंस ने नाम दिया था ईथर, और ये बताया था वो एक ऐसा माध्यम है जो इस ब्रह्मांड के, इस यूनिवर्स के प्रत्येक कण में क्या है? मौजूद है ना? प्रत्येक कण में क्या है? मौजूद है। और इन्होंने फिर इस सिद्धांत को कैसे समझाया था बेटा, पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग इसमें बहुत कायदे से लिख लेंगे। समझ लेंगे तो लिखना भी बेटा बहुत आसान हो जाएगा, ठीक। तो हाइगेंस ने क्या बताया था, अगर हम किसी भी बिंदु तरंग स्रोत से क्या करें? तरंग उत्पन्न कराएं। जैसे ये हमारा क्या है? कोई बिंदु स्रोत है। कौन सा बिंदु स्रोत है बेटा? तरंग बिंदु स्रोत। यहां से क्या उत्पन्न होगी? तरंग उत्पन्न होगी, ठीक है। यहां से क्या उत्पन्न होगी? तरंग उत्पन्न होगी। तो इसको यहां से क्या होगी बेटा? तरंग उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी? यहां से तरंग उत्पन्न होगी ना। अगर हम इस माध्यम में, जहां पर भी ये तरंग हम उत्पन्न करा रहे हैं, अगर हम इस माध्यम में एक ऐसा पृष्ठ ले लें, कैसा पृष्ठ ले लें? एक ऐसा बेटा पृष्ठ ले लें जिसके हर एक बिंदु पर जो कण हैं वो कैसे कला में कंपन कर रहे हो? समान कला में। आप सपोज करिए बेटा यहां से यहां कहीं आगे जाके बेटा ये क्या हो गया? समान कण क्या कर रहे हैं? कंपन कर रहे हैं। मान लेते हैं बेटा एक कण यहां पर है, एक कण ये है, एक कण ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक, ये है, और ये बिंदु स्रोत है। तो बेटा इसका तरंगाग्र कैसे बनेगा? ये गोलाकार बनेगा। तो पहला बेटा पॉइंट इसमें हमें ये लिखना है कि किसी भी तरंग बिंदु स्रोत से जो तरंगें उत्पन्न होती हैं, माध्यम में अगर हम एक ऐसा पृष्ठ खींच दें जिसके प्रत्येक बिंदु पर बेटा जो कण हैं वो क्या हो? समान कला में कंपन कर रहे हो, तो उसको बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? तरंगाग्र। क्या बोलेंगे उसको? तरंगाग्र। ये बेटा हाइगेंस की नियम की पहली बात हो गई है। दूसरा पॉइंट बेटा क्या था? दूसरा पॉइंट क्या होता है बेटा? दूसरा पॉइंट हाइगेंस ने ये बताया था, ये जो समान कला में ये जो कण कंपन कर रहे हैं ना, ये अपने आप में एक नए तरंग स्रोत का बेटा क्या करेंगे? काम करेंगे। क्या करेंगे? ये तरंग स्रोत का काम करेंगे। ये उत्पन्न हुए थे बेटा इस वाले से। उत्पन्न किससे हुए थे? ये इस वाले से बेटा उत्पन्न हुए थे। ये तरंगे, ये जो कण है ये इस वाले से उत्पन्न हुए थे ना। अब ये जो कण हैं ये वाले जो कि समान कला में हैं, जो कि तरंगाग्र पर हैं, ये भी बेटा क्या करेंगे? एक नई तरंग स्रोत का क्या करेंगे? काम करेंगे। और ये भी बेटा दोबारा से क्या होंगे? ये गोलाकार के रूप में लगातार क्या हो रहे होंगे बेटा? ये आगे बढ़ेंगे। ऐसे क्या बढ़ेंगे? ये ऐसे बेटा ये आगे बढ़ेंगे, ठीक। और अगर अब हम बेटा इनको स्पर्श करते हुए एक रेखा खींच दें, ठीक है, तो दूसरा बेटा पॉइंट क्या था कि तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का काम करते हैं, एक नए तरंग स्रोत का काम करते हैं, और इनसे भी बेटा क्या होती हैं? तरंगें आगे की ओर उत्पन्न होती हैं, और ये दोबारा से बेटा उत्पन्न हो रही है, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे? द्वितीयक। क्या बोलेंगे इनको? द्वितीयक तरंगिकाएं। कौन सी तरंगिकाएं? द्वितीयक तरंगिकाएं। कौन सी तरंगिकाएं? द्वितीयक तरंगिकाएं। और ये बेटा उसी चाल से आगे बढ़ती हैं जो पहले इस वाले स्रोत से क्या हुई थी? उत्पन्न हुई थी। आया समझ में? तो पहला बेटा पॉइंट क्या था? यदि हम किसी माध्यम में बेटा कोई ऐसा पृष्ठ खींचें जिसके प्रत्येक बिंदु पर कण जो हो वो समान कला में कंपन कर रहे हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? तरंगाग्र। और दूसरा बेटा पॉइंट क्या था? तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु पर उपस्थित जो कण हैं वो भी बेटा एक नए तरंग स्रोत का बेटा क्या करेंगे? काम करेंगे। क्या करेंगे? काम करेंगे। और ये जो तरंगे, अब ये जब तरंग स्रोत का बेटा काम करेंगे तो यहां से भी क्या चलेंगी? इनसे भी क्या चलेंगी? आगे की तरफ तरंगे चलेंगी, सभी डायरेक्शन में तरंगे चलेंगी।
और ये जो तरंगें बेटा चल रही हैं दोबारा, इनको क्या बोलेंगे, द्वितीयक तरंगिकाएं। और इनकी बेटा चाल ढाल जो भी होगी वो बेटा पुरानी वाली तरंगों की समान ही होगी। जितनी चाल बेटा इनकी उतनी चाल जो यहां से यहां तक जो तरंगें पहुंची थी उनकी होगी। ठीक, तीसरा बेटा पॉइंट, लास्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट बेटा ये बताया था हाइगेंस ने, अगर हम ये जो आगे बढ़ती हुई जो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं, कौन सी तरंगिकाएं, आगे बढ़ती हुई जो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं, किसी क्षण अगर इनके ऊपर बेटा हम लोग क्या खींच दें, एक ये पृष्ठ खींच दें, क्या खींच दें, एक ये पृष्ठ खींच दें, तो ये बेटा किसको बताएंगी, नई तरंगाग्र की स्थिति को। किसको बताएंगे, ये नई तरंगाग्र की स्थिति को। तो ये था बेटा अपना क्या, हाइगेंस का सिद्धांत। अब यहां से बेटा यहां इनके जो कण होंगे वो भी क्या करेंगे, अपने आप में एक किसका काम करेंगे, किसका काम करेंगे बेटा, ये भी एक नए तरंग स्रोत का। और यहां से भी बेटा क्या होंगे, ये तरंगे लगातार ऐसे ही आगे बढ़ती रहेंगी। और ऐसे ही करते करते बेटा इनके कण होंगे वो भी एक नई तरंग स्रोत का काम करेंगे, उनके मिलेंगे बेटा, उनके कण भी नए तरंग स्रोत का काम करेंगे। तो ऐसे बेटा क्या होगा, ये ऐसे क्या होगा, ये सभी दिशाओं से बेटा यहाँ की तरंग, यहाँ मतलब यहाँ से जो उत्पन्न हुई थी हलचल तरंग के रूप में, वो सभी में बेटा क्या होती है, पहुंचती है। तो ऐसे बेटा बताया था कि हाइगेंस ने कि प्रकाश क्या होता है हमारा सभी डायरेक्शन में फैलता है, जाता है तरंग के रूप में। ठीक है बेटा, तो ये समझ में बेटा आ गया होगा। 3 पॉइंट बेटा हमें लिखने होते हैं हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में। एक बार बेटा फिर समझते हैं, फिर हम इसको लिख लेंगे। पहला पॉइंट, अगर बेटा किसी भी बिंदु तरंग स्रोत से उत्पन्न होने वाली तरंग के मार्ग में या माध्यम में हम एक ऐसा पृष्ठ खींच दें जिसके प्रत्येक बिंदु पर बेटा कण क्या हो, समान कला में कंपन कर रहे हो, तो उस तल को बेटा, उस पृष्ठ को हम लोग क्या बोलते हैं, तरंगाग्र। ये एक बात हो गई बेटा। दूसरी बात क्या बताई थी कि ये जो तरंगाग्र है इसके प्रत्येक बिंदु पर जो कण उपस्थित हैं वो भी बेटा ये किसका काम करेंगे, नए तरंग स्रोत का। किसका काम करेंगे, नए तरंग स्रोत का। और इनसे भी बेटा तरंगिकाएं क्या होंगी, तरंगे क्या होंगी, आगे बढ़ेंगी। अब ये दोबारा से तरंगे आगे बढ़ रही हैं, पहले तो इससे बढ़ी थी तो वो प्राथमिक तरंगिकाएं हो गई, अब इनसे आगे बढ़ेंगे, उनको क्या बोलेंगे हम लोग, द्वितीयक तरंगिकाएं। तो ये द्वितीयक तरंगिकाएं जो उत्पन्न होंगी इनकी भी बेटा चाल जो होगी वो प्राथमिक तरंगिकाओं के समान ही होगी। तीसरा बेटा पॉइंट क्या है कि यदि हम इन द्वितीयक तरंगिकाओं को आगे बढ़ते हुए किसी क्षण क्या खींच दें बेटा, एक एम्बलप बोले तो एक पृष्ठ खींच दें, तो वो बेटा क्या करेगा, एक तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा। और ऐसे ही कर करके बेटा क्या होता है, ये तरंगे हमारी आगे की तरफ बढ़ती हैं, संचरित होती रहती हैं ऐसे। ठीक है, तो ऐसे बेटा समझाया था हाइगेंस ने द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। तो पहले इसमें लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसमें साबित करेंगे, ये सिद्ध करेंगे कि हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या या फिर परावर्तन की व्याख्या। ठीक, तो पहले आप इसके बारे में लिख लेते हैं हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं को। हम इस हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिख लेंगे। ठीक, जो मैंने आपको अभी 3 पॉइंट बताए थे बेटा, वही मैंने यहाँ 3 पॉइंट लिखे हैं। आप क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को लिखने के बाद में जो अभी मैंने डायग्राम बनाया था वो डायग्राम आप इसके नीचे बना लेंगे। ठीक, ऊपर भी आप दिखा सकते हो, नीचे पॉइंट लिख दो, अगर ऊपर पॉइंट लिखे तो नीचे डायग्राम दिखा देना। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था बेटा, जब कोई स्रोत तरंगे उत्पन्न करता है तो उसके चारों ओर बेटा जो माध्यम के जो कण होते हैं वो क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। माध्यम में अगर हम एक ऐसा पृष्ठ ले लें जिस पर स्थित बेटा सभी कण कैसे हों, समान कला में कंपन करते हैं, तो उस तल को बेटा, उस पृष्ठ को हम लोग क्या बोलते हैं, तरंगाग्र। ठीक है, अभी तरंगाग्र में भी हमने इसको पढ़ा था। समांग माध्यम है, समांग माध्यम का बेटा मतलब होता है एक समान माध्यम, जैसे वायु का वायु में ही हो, पानी का पानी में हो। ठीक है, ऐसा एक समान अगर बेटा हमारा माध्यम होगा, उसकी जो उसमें जो तरंगाग्र होगा, जो तरंग संचरण की दिशा होगी वो बेटा हमेशा एक दूसरे पर क्या रहेंगे, लंब रहेंगे। ठीक, नंबर 2, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण बेटा नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं और इनमें से नई तरंगें बेटा सभी दिशाओं में क्या होती हैं, आगे निकलती हैं। और इन्हें द्वितीयक, इसीलिए इनको बेटा क्या बोलते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ये तरंगिक, और इसमें लिखा है ये तरंगिकाएं प्राथमिक तरंगों को ही चाल से क्या होती हैं, आगे मूव करती हैं, आगे बढ़ती हैं। ठीक,
अगर हम बेटा किसी क्षण, इसमें लिखा है यदि हम किसी क्षण आगे बढ़ती हुई द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ कोई पृष्ठ खींचे, कोई एम्बलप, एम्बलप का मतलब होता है लिफाफा, कोई तल अगर कोई पृष्ठ खींचे तो बेटा वो क्या बताता है, तरंगाग्र की एक नई स्थिति को प्रदर्शित करता है। ठीक, इसके नीचे आप वो डायग्राम ड्रॉ कर लेना या फिर ऊपर इसके डायग्राम ड्रॉ कर लेना। ये आपके हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत खत्म हो गया है। इसकी मदद से बेटा अब हम लोग सिद्ध करेंगे परावर्तन और अपवर्तन, जो कि एग्जाम से बेटा आपसे पूछा जाता है कि द्वितीयक हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या कीजिए या फिर अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले बेटा हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे परावर्तन की व्याख्या। तो पहले आप इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमें इसमें डिस्कस करना है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। ठीक है, तो परावर्तन बेटा सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बेटा, एक परावर्तक पृष्ठ लेना पड़ेगा। कैसा पृष्ठ, एक बेटा परावर्तक पृष्ठ लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, एक परावर्तक पृष्ठ ले रहा हूँ। ये आ गया देखो अपना परावर्तक पृष्ठ। तो परावर्तक पृष्ठ बेटा कैसा होता है, जिसके एक तरफ क्या होती है, पॉलिश होती है, एक तरफ क्या होती है उसके, पॉलिश होती है। ये अपना परावर्तक पृष्ठ है, इसके चारों तरफ, इसके नीचे मैंने क्या कर दिया है, पॉलिश कर दी है। ठीक है, ये मैंने क्या कर दी, पॉलिश कर दी बेटा यहाँ पर। ठीक, और यहाँ से इसको नाम रख देते हैं बेटा, इसको नाम रख देते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हो। जैसे मैंने इसको नाम दे दिया Z डैश, और यहाँ कहीं से ये कोई आपतित हुई किरण, तरंग आपतित होगी बेटा ये ऐसे, और आपतित होने के बाद में ये ऐसे चली गई, यहाँ से ऐसे ऐसे चली गई है। ठीक है, इसको मैं नाम रख देता हूँ क्या, A, इसको मैंने नाम रख दिया है A। और एक ये बेटा एक और आपतित करा देते हैं। देखिए ऐसे डायग्राम बहुत क्लियर बेटा बनाइएगा, तभी प्रूफ अच्छे से समझ में आएगा ये। और यहाँ पर इसको मैं नाम दे देता हूँ क्या, V, इसको मैंने नाम दे दिया V। अच्छा, यहाँ पर बेटा तरंग संचरण की दिशा और जो तरंगाग्र होता है वो हमेशा बेटा क्या होते हैं, एक दूसरे पर लंब होते हैं। तो ये देखो लंब आ गया, और इस तरंगाग्र को बेटा हम लोग यहाँ पर बोलेंगे आपतित तरंगाग्र। कौन सा, आपतित तरंगाग्र। इसको मैंने नाम रख दिया है V। क्या नाम दे दिया मैंने इसको, V। और ये अपना कितना होगा बेटा, 90 होगा ये, क्योंकि तरंगाग्र और तरंग संचरण की जो दिशा होती है, ये देखो तरंग संचरण की दिशा है और ये तरंगाग्र है, ये बेटा क्या होते हैं, एक दूसरे पर लंब होते हैं। ठीक है, क्योंकि माध्यम हमारा सेम है ना, इसलिए। और यहाँ से बेटा ये क्या होगा, देखो ये वाली हमारी किरण यहाँ ये ऐसे आई है, और यहाँ टकराने के बाद में ये इधर को ऐसे निकल जाएगी, ये ऐसे निकल जाएगी, ऐसे निकल गई। ठीक है, और यहाँ से बेटा क्या बनाएंगे हम लोग, इसका परावर्तित तरंगाग्र। ये इसका कौन सा तरंगाग्र हो गया बेटा, ये हो गया इसका परावर्तित। इसको मैं नाम दे देता हूँ क्या, ये भी B हो गया है, तो इसको नाम दे देता हूँ मैं A डैश। इसको मैंने नाम दे दिया A डैश, ये B है, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ B डैश, और ये अपना क्या है, 90। ठीक, तो डायग्राम बेटा अपना तैयार हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ एंगल वगैरह देख लेते हैं। अच्छा, इसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब। यहाँ पर ये क्या होगा, अभिलंब। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं बेटा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या होता है, I। क्या होता है बेटा, ये I होता है। तो ये वाला एंगल बेटा कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा बेटा आपका R। क्या हो जाएगा बेटा, ये R हो जाएगा। अगर ये R है तो ये वाला बेटा एंगल कितना हो जाएगा, इस एंगल की बेटा अभी हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसलिए मैं इस एंगल को निकाल रहा हूँ। अच्छा, ये वाला पूरा बेटा कितना है, 90। ये जो अभिलंब है ना, ये पूरा कितना है, 90। 90 में ऊपर वाला R है, तो ये बचेगा आपका 90 माइनस R। सेम कंडीशन बेटा यहाँ पे बनाता हूँ, देखो मैं, ये आ गया अपना अभिलंब, ये क्या होगा, I, और ये इतना एंगल क्या हो जाएगा बेटा, R। तो इतना एंगल बेटा क्या होगा ये, जबकि ये पूरा कितना है, पूरा ये पूरा कितना है, पूरा बेटा 90 है। तो 90 में से I घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 90 माइनस
आई, 90 माइनस आई, ये आ गया आपका 90 माइनस आई। ठीक है, तो जो हमने माना है पहले इसमें लिख लेते हैं। माना जेड जेड एस एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर एक समतल तरंगाग्र कौन सा था बेटा, ए डैश तिरछा आपतित होता है। ठीक, जबकि परावर्तित तरंगाग्र क्या है बेटा, इसमें वी डैश है। ठीक, तो ये लिख लेंगे बेटा इसमें। अब हमें क्या करना है बेटा, बहुत सिंपल तरीके से हम लोगों को प्रूफ करना है। यहाँ दो ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे, कौन कौन से त्रिभुज, एक ए, अच्छा एक चीज बेटा और, जितने समय में बेटा ए पहुंचेगा ए डैश पर, उतने ही समय में बेटा बी पहुंचेगा बी डैश पर, क्योंकि माध्यम बेटा हमारा सेम है और तरंगिकाएं बेटा किसकी स्पीड से चलती हैं, प्रकाश के वेग की स्पीड से, प्रकाश की चाल से चलती हैं बेटा। ठीक है, तो जितने समय में बेटा ए पहुंचेगा ए डैश पर, उतने समय में बी पहुंचेगा बी डैश पर, क्योंकि दोनों की चाल बेटा क्या होगी, समान होगी। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे बेटा हमें। यहां पर कौन कौन से ट्रायंगल, एक ये वाला लेना पड़ेगा ए डैश बी, ए डैश बी तथा ए डैश बी तथा ए बी डैश वी, तथा इसमें कौन सा लेंगे, ए बी डैश वी में, ये ट्रायंगल ले लिए बेटा दोनों। अब आप देख सकते हो बेटा इन दोनों ट्रायंगल में ए डैश बी में और ए बी डैश बी में क्या चीज बेटा, एंगल ए डैश, आप देख सकते हैं बेटा एंगल ए डैश जो है, एंगल जो ए डैश है बेटा, ये किसके बराबर है, एंगल बी डैश के। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों बेटा 90 डिग्री पर है। देख सकते हैं आप, दोनों कितने डिग्री पर है बेटा, 90 डिग्री पर है कि नहीं है, 90 डिग्री पे, ये भी 90 है, ये भी 90 है। और अगर हम बात करें यहाँ पर ए बी की, तो ए बी बेटा इस वाले ट्रायंगल में भी है देखो, और इस वाले ट्रायंगल में भी, तो ये वाली भुजा अपनी कैसे हो जाएगी बेटा, ये आपकी हो जाएगी उभयनिष्ठ, ए बी बराबर ए बी। तो ये भुजा बेटा कैसी है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, उभयनिष्ठ का बेटा क्या मतलब होता है, कॉमन। अब दो चीजें बेटा हमने क्या दिखा दी, दोनों ट्रायंगलों में एक दूसरे के बराबर दिखा दी। अगर हमें बेटा कोई एक चीज और बराबर मिल जाए तो हमारा प्रूफ बेटा खत्म हो जाएगा। ये क्यों खत्म हो जाएगा, क्योंकि बेटा हम लोग इसमें सर्गवांशम त्रिभुज की क्या लगा लेंगे, प्रॉपर्टी लगा लेंगे। ठीक है, तो क्या करना है बेटा, मैंने आपको बताया था बेटा जितने समय में ए डैश पर पहुंचेगा उतने समय में बेटा बी डैश पे पहुंचेगा। तो यहां पर बेटा ए डैश बराबर बी डैश, ये दोनों बेटा बराबर होंगे। मान लेते हैं यहां से यहां तक पहुंचने में बेटा इनकी चाल है v, और समय कितना लेते हैं बेटा t, तो b इंटू टी। b इंटू टू बेटा मैंने क्यों लिखा है समझ लो पहले, जितने समय में और जितने वेग से ये दूरी तय हुई है बेटा उतनी ही दूरी ये होगी। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। तो चाल दोनों की समान होगी बेटा यहाँ, और समान समय में तय करेंगे ये, क्योंकि माध्यम हमारा क्या है, एक ही है। यहाँ पर जो भी माध्यम होगा हमारा सेम होगा। अब आप देख सकते हो बेटा ये हमने प्रॉपर्टी यहाँ दिखा दी है। अब हमारा ये जो दोनों त्रिभुज हैं ये बेटा कैसे होंगे, कैसे होंगे बेटा, ये सर्गवांशम हो गए। ए बी डैश वी में ये दोनों त्रिभुज बेटा कैसे हो गए आपके, सर्गवांशम। अगर ये बेटा सर्गवांशम है तो इस त्रिभुज जो ये दिख रहा है ना आपको 90 माइनस आर, इसको बेटा हम बराबर लिख सकते हैं किसके, 90 माइनस आई के। तो 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, माइनस आर इक्वल टू माइनस के आई, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो आर बराबर हो जाएगा आई, या फिर आई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आर। और यही बेटा क्या है, यही बेटा क्या है, यही परावर्तन का बेटा क्या होता है, नियम होता है। होता है कि नहीं होता है, नियम होता है। क्या होता है बेटा नियम,
कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बेटा दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये है हमारा बेटा परावर्तन का नियम। अच्छा, एक नियम और होता है, आप देख सकते हो बेटा, हम जितना भी ये जो तरंगे वगैरह आ रही हैं ये बेटा हमारे एक ही तल में होंगी, और ये जो अभिलंब खींचा है बेटा ये भी हमारा एक ही तल में होगा। तो परावर्तन के बेटा दो नियम होते हैं। पहला नियम बेटा ये देखो साबित हो रहा है, आई बराबर आई, और दूसरा एक नियम क्या पढ़े थे बेटा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, और ये बेटा तीनों एक ही तल में होंगे यहाँ, और आई बराबर आर क्या हो जाएगा बेटा, ऐसे हम लोग इसमें सिद्ध कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने ये परावर्तन की व्याख्या कर दी किससे, हाइगेंस के द्वितीय तरीकिकाओं के सिद्धांत के आधार पर।